आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्या यूज है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाते हैं किसी भी रो या फिर कॉलम में, ताकि हमारे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने में कम टाइम लगे या फिर हम आसानी से उस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर पाए। ज्यादा से ज्यादा जीरो होने से क्या होता है, हम डिटर्मिनेंट को आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर लो, 5 6 2। मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि आप इसे किस रो या फिर किस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करोगे, आपका जवाब होगा किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम होगा। ये बात बिल्कुल सही है, आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हो, आपका आंसर सेम होगा। बट अगर आप कॉलम 3 के अबाउट एक्सपैंड करते हो तो आपको कम टाइम लगेगा और आसानी से आप इस डिटर्मिनेंट का सेम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीरोस कैसे डेवलप करें किसी भी रो या फिर कॉलम में, ताकि उस डिटर्मिनेंट को हम आसानी से एक्सपैंड कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, क्या करता है ये? दिस मेक्स द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इजियर। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को आसानी से एक्सपैंड कर देता है या फिर हमें हेल्प करता है उसे आसानी से एक्सपैंड करने में। प्रॉपर्टी 1, एनसीईआरटी में इन टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों ही डिटर्मिनेंट्स इक्वल होंगे। कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और आपने इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाला, इस ये जो अंदर है मैट्रिक्स की तरह जो तुम्हें नजर आ रहा है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है, आप इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा? रो एलिमेंट्स कॉलम में चेंज हो जाते हैं, राइट? ऑल द रो एलिमेंट्स आर इंटरचेंज इनटू कॉलम एलिमेंट्स। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को देखो आप, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा और थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, आप दोनों ही डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना, सेम आंसर मिलेगा। काम करते हैं, इसे इवैल्यूएट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन अलोंग, हम R1 कंसिडर करते हैं, हम इसे R1 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं। क्या होगा? A टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर दिया तो ई एफ एच आई मिल जाता है, देन माइनस B टाइम्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो डी एफ जी आई मिलेगा, और जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं C के अबाउट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया डी ई जी एच। ओके, अब आप इसे भी एक्सपैंड कर सकते हो, इसे भी एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपेंशन अलोंग C1 इसे कर देते हैं। ठीक है, कॉलम 1 के अगर हम इसे अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो A आ गया, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया हमने ई एच एफ आई, देन माइनस B टाइम्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया डी जी एफ आई, देन प्लस C टाइम्स डी जी ई एच। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही डिटर्मिनेंट्स इक्वल है, यहां पर भी A है यहां पर भी A है, यहां पर इस डायगोनल में ई आई है। अगर आप इसे इवेल्युएट करते हो तो क्या होता है? E इंटू आई माइनस एच एफ आता है, राइट? यहां पर भी देखना, यहां पर भी ई आई है और यहां पर एफ एच है। फर्क इतना है कि यहां पर एच एफ है तो यहां पर एफ एच है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको हमें मल्टीप्लाई तो करना है। अब आप h को f से मल्टीप्लाई करो या फिर f को h से मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, सिमिलरली ये वैल्यूज भी सेम है और ये वैल्यूज भी सेम है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हमें जो डेल्टा 1 मिल रहा है, जो डेल्टा 1 मिल रहा है वो डेल्टा के बराबर है। इसका मतलब आप मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर आप A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों ही डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। बट एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी को इस तरीके से नहीं लिखा गया है।
एनसीईआरटी में या फिर जहां पर भी इस प्रॉपर्टी को लिखा गया है इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। कैसे? इफ ऑल द रो एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर changed to column elements, then value of determinant remains unchanged। यानी कि अगर आप सारे रो एलिमेंट्स को कॉलम एलिमेंट्स में इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया, बट ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एग्जांपल है तो आप इसे मत लिखना। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें नंबर्स हो। ओके, मैं इसे रब कर रहा हूं, इसे मैंने रब कर दिया। सो एग्जांपल यहां पर कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके का है 2 1 3 1 6 2 1 2 1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सारे रोज के एलिमेंट्स को हम कॉलम एलिमेंट्स बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया, देन सेकंड रो के एलिमेंट्स को लिख दिया, देन थर्ड रो के एलिमेंट्स को लिख दिया। हम दोनों ही डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे और चेक करेंगे कि हमें सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, चेंजिंग ऑल द रो एलिमेंट्स और ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑल द रो एलिमेंट्स into कॉलम एलिमेंट्स। जितने भी रो एलिमेंट्स थे हमने उनको कॉलम एलिमेंट्स बना दिए। अब देखते हैं दोनों का डिटरमिनेंट सेम आ रहा है क्या। तो पहले वाले का डिटरमिनेंट देखते हैं। मैं एक शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूं इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए, जो कि थोड़ा सा सारस रूल से आया हुआ है। मैंने ये बताया नहीं आपको। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप अपने नॉर्मल प्रोसेस से इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हो। मैं लेक्चर के लास्ट में या फिर मिड में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसे हम एक्सपैंड करते हैं। एक शॉर्टकट है जिससे कि हम इस डिटरमिनेंट को आसानी से एक्सपैंड कर पाएंगे। 6 2 12, देन प्लस 2, देन प्लस 3 1 3 2 6 minus it's 18, then minus 2 2 4 2 8 minus 1। ठीक है, थोड़ा सा ये सारस रूल से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। ये सबसे आसान प्रोसेस है डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने का। मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, बट आप अपने एक्चुअल प्रोसेस को यूज करो इसे एक्सपैंड करने के लिए। तो ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। सो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, 14 माइनस 18 हमारे पास आ गया -4, -4 और -8 -12, -2 से 6 चला गया, यहाँ पर -6 बचेगा, -6 से 2 चला गया -4 एंड -1 इज इक्वल्स टू -5। तो हमें इसका डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है, -5। एक बार हम इसे भी एक्सपैंड करके देखते हैं। मैं करता कैसे हूं मैं बताता हूं आपको। मैं इस डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 2 6 12, 12 1 12, देन प्लस। अब मैं डायगोनल के ऊपर के दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, 1 2 2, देन उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस एलिमेंट से, 1 2 2, 2 3 6, देन प्लस। अब मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों एलिमेंट्स के साथ। सो 1 into 1 1 into 2 2। ओके, अब उसी तरीके से मैं इस डायगोनल के साथ स्टार्ट करूंगा। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18 into 1 18। अब माइनस के साथ चलेगा सब कुछ, 2 2 4 into 2 -8, 1 into 1 into 1 -1 रख देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो 6 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 12
इन दोनों जगह पे, 2 इन दोनों जगह पे, 18 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, -1 यहाँ पर भी है, दोनों ही हमें सेम वैल्यू दे रहा है, दैट इज -5। इज दैट क्लियर? आप या तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो या फिर सारे रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने के बाद जो आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकालो, आपको दोनों ही सेम वैल्यू देगा। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 पढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टी 2 हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टी 2। ओके, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दो तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? चेंज हो जाता है। पहले प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी 1 में हम सारे रोज को सारे कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, हर एक रो कॉलम बन जाता था। बट यहां पर आप कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हो या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, तो अगर हम दो रो या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, P2 इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर interchanged, then sign of determinant changes। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। हम R1 के अबाउट इसे एक्सपैंड करें तो क्या होगा? A टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, E F H I माइनस D टाइम्स D F G I प्लस C टाइम्स D E G H आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं? कोई भी एक दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर R1 को रिप्लेस कर देते हैं R2 से, R2 को R1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, R1 एंड R2 आर इंटरचेंज। ठीक है, हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। देखते हैं क्या होता है। तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा जिसका नाम हमने डेल्टा 1 रख दिया। अब R1 के एलिमेंट्स को R2 के एलिमेंट्स बना देना हमें। सो DEF R2 के एलिमेंट्स को हमने R1 के एलिमेंट बना दिया और R1 के एलिमेंट्स को मैंने R2 के एलिमेंट्स बना दिए। R3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि R3 को हमने चेंज किया ही नहीं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। तो हम इसे एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R2। हम इसे R2 के अबाउट एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो R2 के अबाउट जब हम एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर A स्टार्ट होगा माइनस A टाइम्स फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया हमने, तो यहाँ पर E F H I आ गया। देन प्लस B टाइम्स हमारे पास यहाँ पे D F G I आएगा माइनस C टाइम्स D F G I आ जाएगा हमारे पास, G H आएगा, सॉरी हाँ G H आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम सभी से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? E F H I माइनस B टाइम्स D F G I प्लस C टाइम्स D F G H। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले वाला ही है, यानी कि ये माइनस ऑफ डेल्टा हो गया, यानी कि डेल्टा 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा हो गया। इट मीन्स कि अगर हम कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। क्लियर? बट इसे हमें नोट नहीं करना, ये तो थ्योरेटिकल है। मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करवाता हूं।
एग्जाम्पल हमने एक डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लिया 2 1 3 1 2 1 3 1 2, ओके। और हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया है R1 चेंजेस टू R3 एंड R3 चेंजेस टू R1, मतलब R1 को मैंने R3 में चेंज कर दिया, R3 को R1 में, दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया। डेल्टा क्या होगा यहाँ पर? डेल्टा 1 जो कि एक नया डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। डेल्टा 1 इक्वल्स टू 3 1 2 1 2 1 2 1 3, ठीक है। एक्सपैंड करते हैं दोनों को ही, क्या आता है देखते हैं। इसे अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा? डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, 8 आ गया, प्लस 3 प्लस 3 अगेन, देन 18 माइनस 2 माइनस 2, कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं। 3 से अगर माइनस कर देंगे हम 2 तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 बच जाता है, 2 आ गया हमारे पास, 8 2 10 10 माइनस दिस माइनस 8 आ रहा है हमारे पास। उसी तरीके से हम इसे भी कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा हमारे पास पहले डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 9 2 18, देन प्लस 2 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 3, इसे भी इवैल्यूएट करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 और 2 को तो -1 आएगा, -3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन -1 आएगा, -1 -2 हो जाता है, -2 एंड -8 माइनस ऑफ 10 हो जाता है। -10 में अगर हम 18 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 8, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर -8 था और यहाँ पर 8 आ रहा है, दोनों के ही साइन में डिफरेंस है, ठीक है। सो इफ R1 is changed to R3, then sign of determinant changes, ठीक है। याद रखना, अगर हमने किसी भी रो को Ri को रिप्लेस कर दिया है Rj से या फिर Rj को Ri से, then sign of determinant changes। सेम यही ऑपरेशन कॉलम के लिए भी होगा, ठीक है। आप ये लिख सकते हो यहाँ पर, और Ci is changed to Cj, then sign of determinant changes, okay, note it down। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अब। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताता है? अगर दो रो या फिर दो कॉलम डिटरमिनेंट का सेम हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0, ठीक है। जैसे कि 2 1 3 5 1 2 2 1 3, यहां पर R1 और R3 दोनों ही सेम है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। आप चाहो तो एक्सपैंड करके भी देख सकते हो, 0 ही आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रो और कॉलम of determinant are identical, then value of determinant is 0। if any two row or two column of determinant are identical, then value of determinant is 0। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ए बी सी कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने ई एफ जी और यहाँ पर हमने ए बी सी फिर से कंसिडर कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर R1 और R3 क्या है? आइडेंटिकल, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ थ्योरेटिकल वे में एक बार। कैसे? हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 चेंजेस टू R3 एंड R3 चेंजेस टू R1। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक नया डिटरमिनेंट आएगा, लेट इट बी डेल्टा 1।
क्या हो जाएगा ये, हमने R1 को R3 बनाना है, ठीक है। सो R1 के सॉरी R3 के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, ठीक है। R3 को R1 बना देते हैं पहले, तो R3 के एलिमेंट्स है A B C, तो मैंने इसे R1 में लिख दिया। फिर उसके बाद R2 का एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा, देन R1 के एलिमेंट्स को अब लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा 1 जो है वो वापस से डेल्टा आ गया। लेकिन हमें क्या पता था, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि हम अगर किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। यानी कि हमने जब ये ऑपरेशन लगाया तो हुआ क्या होगा, डेल्टा 1 जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा 1 तो डेल्टा के इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा 1 यानी कि माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा हो गया। दिस इंप्लाइज, आप इस माइनस डेल्टा को आरएचएस में ले जाओ तो 2 डेल्टा आ गया। सो 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा, इस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिलता है, 0। ओके, अब एक एग्जांपल, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको थ्योरेटिकल वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये आपको याद नहीं रखना है। ओके, रब कर दूं। एग्जाम्पल, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है उसको बस आप एक बार समझ लिया करो, आपको बस समझना है उसे, ठीक है। एग्जाम्पल, हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है 2 1 3 5 1 6 2 1 3, ठीक है। इवेल्युएट, हमें इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंस R1 and R3 are identical, so डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा। बट हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, आप एक्सपैंड कर दो इसे, एक्सपैंड करें। सो इसका एक्सपेंशन आने वाला है 6, मैंने पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 1 6 12 प्लस 15 minus 6, then again minus 6 to the 12 minus 15, कुछ इस तरह का स्टफ आ रहा है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, 12 से माइनस 12 कैंसिल, 15 से माइनस 15 कैंसिल, 0 ही आ रहा है एक्चुअली। आप अपने तरीके से एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हो, 0 ही देगा, मैंने शॉर्टकट यूज किया हुआ है एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। नोट कर लो इसे। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी 4 स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 P4, इसे ध्यान से समझना क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में कोई भी एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर दिया है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट पर्टिकुलर स्केलर, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट कुछ था A B C D E F G H I, देन अगर आपने इस तरह का कुछ ऑपरेशन लगा दिया, R1 चेंजेस टू K टाइम्स R1, क्या किया आपने, R1 के एलिमेंट्स में आपने एक स्केलर दैट इज K मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास एक नया डिटरमिनेंट आएगा जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, K टाइम्स A, K टाइम्स B, K टाइम्स C, D E F G H I, ठीक है। तो इस डेल्टा 1 का जो वैल्यू आएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वो K टाइम्स डेल्टा होगा, ठीक है। इफ any row or column of the determinant is multiplied by a scalar, then the determinant, which is the new determinant,
gets multiplied, the new determinant formed is k times the original determinant. ठीक है, अब इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं, फिर हम इसे प्रूव भी कर लेंगे. इफ एनी रो और कॉलम of determinant is multiplied by a scalar k, then value of new determinant is k times, और सिंपली k डेल्टा लिख दो. k डेल्टा का मतलब k टाइम्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट. ओके, सो थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको इसे. हमने यहाँ पर डेल्टा कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके का. यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हम लिख लेते हैं सबसे पहले ई एफ एच आई, देन माइनस बी टाइम्स डी एफ जी आई, देन प्लस सी टाइम्स डी ई जी एच. ठीक है, हमने R1 को k टाइम्स R1 से रिप्लेस कर दिया. हमने R1 के एलिमेंट्स में एक स्केलर k मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा. हमने इसे एक्सपेंड किया था अबाउट R1, हम इसे एक्सपेंड करेंगे अबाउट R1. ठीक है, हम R1 के अबाउट ही एक्सपेंड करते हैं इसे. क्या होगा, k a टाइम्स ई एफ एच आई माइनस के बी टाइम्स डी एफ जी आई प्लस के सी टाइम्स डी ई जी एच आ रहा है. ठीक है, जो कि एक्चुअली में अगर हम यहां से a कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा a टाइम्स ई एफ एच आई माइनस बी टाइम्स डी एफ जी आई प्लस सी टाइम्स डी ई जी एच. हमने यहां से k कॉमन निकाल दिया. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज और ये चीज सेम है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये हमें k टाइम्स डेल्टा ही मिल रहा है. k टाइम्स a b c d e f g h i विच इज k टाइम्स डेल्टा. ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, यहां पर कौन सा फैक्ट है वो, कि अगर आपको कभी भी इस तरह का स्टफ नजर आ जाए के ए के बी के सी कुछ इस तरीके का, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, k टाइम्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. क्या किया हमने, R1 से सपोज हमने k कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा दिखता है. आपने R1 से जैसे k कॉमन ले लिया है. अगर इस तरह का कोई भी चीज नजर आता है तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो. ये पॉइंट आप याद रखना. अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम. एक एग्जाम्पल, उससे पहले मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं. इफ आर आई इज चेंज्ड टू k टाइम्स आर आई और सी आई इज चेंज्ड टू c टाइम्स और k टाइम्स सी आई, then the original determinant gets changed to k times delta. Okay, now हमने एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया. फाइंड वैल्यू ऑफ 3 1 2 1 2 1 3 2 1 if R1 changes to 2 times R1. आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है. इफ R1 changes to 2 times R1, तो हमारे पास कितने प्रोसेसेस है इसको स्टडी करने के लिए या फिर इसकी वैल्यूज को निकालने के लिए. देखो हम कैसे कौन कौन से प्रोसेस का यूज कर सकते हैं. सबसे पहला मेथड वन तो यही है कि आप डिटरमिनेंट को पहले लिख दो,
इसमें आप ऑपरेशन लगा दो, R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R1, क्या हो जाएगा इससे, डेल्टा 1 इक्वल्स टू 6 2 4 1 2 1 3 2 1, ठीक है। और उसके बाद इसे एक्सपैंड कर दो, इसे एक्सपैंड कर देते हैं, एक बार सीधे तरीके से भी एक्सपैंड कर लें हम। 6 टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 minus 2 0, okay, then minus 2 times 1 minus 3 plus 4 times 2 minus 6 equals 0, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स प्लस 4, देन इट्स माइनस ऑफ 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 आ रहा है, ठीक है। अब हम एक और मेथड से इसकी वैल्यू निकालते हैं, हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज लेंगे। सबसे पहले तो हम ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 1 2 1 2 1 3 2 1, ठीक है। ओरिजिनल डिटरमिनेंट क्या है, डेल्टा, पहले तो हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू अगेन 0 आ रहा है, देन माइनस 1 इंटू 1 minus 3 plus 2 into 2 minus 6, so 0 plus 2, then 4 2 is 8, वो भी माइनस का 8 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस 6। आप देख सकते हो कि हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस 6 मिल रही है, ठीक है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू माइनस 6 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो नया फॉर्म होगा, न्यू डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R1 का मतलब है हमारा डिटरमिनेंट ट्वाइस हो जाता है। इज दैट क्लियर, नोट इट डाउन। प्रॉपर्टी 4 का यूज क्वेश्चंस में कैसे लिया जाता है ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इवैल्यूएट डिटरमिनेंट 2 1 3 5 1 2 4 2 6 using properties of determinant। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है और इसे इवैल्यूएट करना है। तो जब तक मैं इस डिटरमिनेंट को फिर से लिख रहा हूं तब तक आप जरा चेक करो कि क्या इस डिटरमिनेंट में कोई पैटर्न है जिसे आप डिकोड कर सको। सो मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि R3 जो है ना वो एक्चुअली ट्वाइस ऑफ R1 है। R3 जो है वो ट्वाइस ऑफ R1 है। आप देख सकते हो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि यहां पर R3 इज प्रोपोर्शनल टू R1, है ना। R3 इज प्रोपोर्शनल टू R1, क्यों, क्योंकि R3 इज ट्वाइस ऑफ R1। सो एक काम करते हैं, हम इस डिटरमिनेंट को अब ऐसे लिख लेते हैं 2 1 3 5 1 2, यहां पर आप 2 इंटू 2 लिख लो, इसे 2 इंटू 1 2 इंटू 3, ताकि यहां पर R1 के एलिमेंट्स नजर आ जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप डिटरमिनेंट से कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन फैक्टर्स। यहां पर 2 है 2 है 2 है तो आप 2 को बाहर निकाल लो यहां से, यहां पर 2 1 3 आ जाएगा, 5 1 2 आ जाएगा और यहां पर 2 1 3 आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, therefore value of this determinant is 0। okay, क्यों, because R3 and R1 are identical, ठीक है। इसी वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये तो एक मेथड था इसे एक्सपैंड करने का, लेकिन यहां से हमें एक रिजल्ट भी मिल रहा है, क्या, कि अगर दो रोज आपस में प्रोपोर्शनल हो तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। भाई दो रो या फिर दो कॉलम्स इक्वल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये हमें पहले से पता था, लास्ट प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है
कि अगर दो रोज आपस में प्रोपोर्शनल हो या फिर दो कॉलम्स आपस में प्रोपोर्शनल हो तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम इसे एक और मेथड से एक्सपेंड करते हैं, एक और मेथड से हम इसे एक्सपेंड करते हैं, मेथड 2। अब डिटर्मिनेंट को फिर से लिख लिया हमने, 2 1 3 5 1 2 4 2 6। ठीक है, इस बार हम ऐसा करते हैं कि R1 के जो एलिमेंट्स है ना उसे R3 के एलिमेंट्स के साथ इक्वल कर देते हैं। वो कैसे, तो हमने R1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई कर दिया R1 में। ठीक है, सो R1 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 2 6 5 1 2 4 2 6। बट इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि इस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है वो चेंज हो जाता है ना। तो अगर मैंने R1 में 2 मल्टीप्लाई किया है तो एक्चुअली जो डिटर्मिनेंट होता है वो ट्वाइस हो जाता है। अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करता है तो ये थ्राइस हो जाता है। लेकिन हमें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, किसी भी तरीके से इस डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं करना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज ना हो इसके लिए क्या करना होता है, आपको 2 से डिवाइड भी करना होता है ना। देखो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, पहले जो था वही आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी रो या फिर कॉलम में कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसी स्केलर से डिवाइड भी करना पड़ता है ताकि जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो चेंज ना हो, वो न्यूट्रल फॉर्म में रहे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा तो फिर आपका आंसर अलग ही आएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, आपका डिटर्मिनेंट ही अलग हो गया, उसे क्या इवैल्यूएट करोगे आप। तो डिटर्मिनेंट चेंज ना हो इसी वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको वो बाहर डिवाइड भी करना होता है। अब यहां पर देख सकते हो आप R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। यहां से हमें दो फैक्ट्स नजर आ गए। अब इस एग्जाम्पल से हमें और क्या क्या सीखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। सो यहां से हमें पहला पॉइंट जो मिलता है वो ये है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर proportional then value of determinant equals to 0 और is 0। ध्यान रखना हमने इसी प्रॉपर्टी से इसे डेराइव किया हुआ है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, इफ A is a matrix of order n by n then determinant of or k times determinant of A equals to k raised to the power n times determinant of A। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेम होता है। ओके, कैसे देखते हैं अब, ये प्रूफ, इसका प्रूफ हम समझते हैं। अब क्या होता है, मान लो कि हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैंने अगर यहां पर R1 के एलिमेंट्स में सपोज हमने यहां पर इसका डिटर्मिनेंट का फॉर्म ले लो आप। डिटर्मिनेंट का फॉर्म कैसे हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे R1 में हमने यहाँ पर कोई नंबर के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा, के ए के बी के सी के डी डी ई एफ जी एच आई। ये वो डिटर्मिनेंट है जो फॉर्म होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कोई डिटर्मिनेंट होता है तो आप पहले रो से के को बाहर कर सकते हो। आप के को बाहर कर दोगे तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ जाता है, राइट। मान लो कि सिर्फ इसमें पहले रो में के नहीं है, अगर हम सेकेंड रो में भी यहाँ पर के रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपने पहले रो से तो के निकाला ही निकाला, सेकेंड रो से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट से भी सेकेंड से भी। और अगर के यहां पर भी होता तो क्या होता, हम और एक के बाहर करते तो ये के क्यूब हो जाता। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर आपके पास के ए के बी के सी के डी के एफ
के जी क्या सॉरी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई है, तो आप इसे लिख सकते हो। फर्स्ट रो से हमने के निकाल दिया, सेकंड से के निकाल दिया तो के स्क्वायर, थर्ड से के निकाल दिया तो के क्यूब। अब अंदर बच जाता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई विच इज के क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये जो स्टफ नजर आ रहा है के इंटू में सारे एलिमेंट्स हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्चुअली के टाइम्स ए है। मतलब अगर आप मैट्रिक्स में के को मल्टीप्लाई करते हो तो ये सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स ए में के मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इस तरह का कुछ दिख रहा था। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, के क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ओके, तो अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर के रेज टू द पावर 3 होता है। अगर ए का ऑर्डर 2 होता, अगर हमने ए का ऑर्डर 2 लिया होता तो के टाइम्स ए का जो डिटर्मिनेंट होता वो के स्क्वायर टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट हो जाता। क्लियर? वहीं से ये डेराइव होता है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, यानी कि इसका ऑर्डर अगर n है, देन k टाइम्स a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो k रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। इज दैट क्लियर? अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ m if 3 times matrix A equals to m times determinant of A, 3 times A का determinant निकाला equals to m times determinant of A, where A is a square matrix of order 3 by 3 और ऑर्डर 2 by 2 कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले, 2 by 2। तो हमें क्या पता है कि अगर हम 3a का जो वैल्यू निकालते हैं तो ये 3 रेज टू द पावर 2 टाइम्स a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया, ये प्रॉपर्टी कि अगर हम k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो k रेज टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A। ठीक है, तो सिंस यहां पर k की वैल्यू क्या है, 3 है, यहां पर k की वैल्यू 3 है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो ये 3 स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा। यानी कि हमें m का जो वैल्यू है वो क्या मिल रहा है, m का जो वैल्यू है वो हमें 9 मिल रहा है। 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? नोट इट डाउन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं अब। एक और क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ 2 times determinant of A if A is a square matrix of order 2 by 2 or 3 by 3 and determinant of A equals to आप कंसिडर कर लो 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A equals to 2। सो क्या होगा, देखो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि 2 टाइम्स A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 रेज टू द पावर समथिंग टाइम्स A का डिटर्मिनेंट आएगा। 2 के पावर में क्या आएगा, तो जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है ना। 3 by 3 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको रो और कॉलम में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हो या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 भी बोल सकते हैं। सो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू A का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 16। हमें इसकी वैल्यू मिल गई 16। नोट इट डाउन। ओके, अब हम प्रॉपर्टी 5 स्टार्ट करते हैं।
प्रॉपर्टी 5, P5, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 में क्या होता है, प्रॉपर्टी 5 में इफ each element of any row or column of determinant is expressed as sum of two or more than two elements, then the given determinant can be expressed as sum of two or more than two determinants, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमने यहां पर एक डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लिया डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो हमने क्या किया कि यहां पर R1 को हमने दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स, देन द गिवन डिटर्मिनेंट can be expressed as sum of more than two determinants, sum of two determinants और more than two determinants। मतलब अब यहां पर दो एलिमेंट्स का सम है, तो यहां पर आप दो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसे लिख सकते हो। इसका मतलब यही होता है, अगर यहां पर a प्लस एक्स है, b प्लस वाई है, c प्लस जेड है, तो आप एक बार a b c के साथ लिख दो और एक बार x y z के साथ डिटर्मिनेंट को लिख दो। इसका प्रूफ क्या होगा समझते हैं। उससे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज expressed as sum of two or more than two elements, then the given determinant can be expressed as sum of two or more determinants, okay, sum of two or more determinants। जैसे कि हमारे पास डेल्टा यहाँ पर है, डेल्टा में जो R1 है वो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, लेट इट बी डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आप पहले लिख लो जहां तक, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, हो गया। अब हम एक्सपैंड करने वाले हैं, उसके लिए मुझे इसे रब करना होगा। तो ये हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम इसे R1 के अबाउट एक्सपैंड करने वाले हैं, हम R1 के अबाउट इसे एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, a प्लस एक्स, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, E F H I बच जाता है, ठीक है। देन माइनस ऑफ b प्लस वाई, ओके। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो D F G I बचता है, देन C प्लस जेड टाइम्स D E G H हो जाता है, ओके। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम इसे लिख सकते हैं a इंटू ई एफ एच आई, ठीक है, प्लस x इंटू सेम एलिमेंट। तो ये जो प्लस के बाद का स्टफ है ना उसको मैं नीचे लिख लेता हूं, प्लस x टाइम्स ई एफ एच आई। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर माइनस b टाइम्स डी एफ जी आई और उसके बाद माइनस वाई टाइम्स दिस। अब ये जो माइनस वाई टाइम्स है हम उसे नीचे लिख लेते हैं, प्लस सी टाइम्स
दिस डिटर्मिनेंट डी ई जी एच, और उसके बाद प्लस z टाइम्स डी ई जी एच। हमने इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिख लिया है, 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पहला एक्सपेंशन है, ये जो पहला एक्सपेंशन है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ, या फिर मैं इसे ओवरऑल पूरा लिख देता हूं, ठीक है, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ये जो पहला एक्सपेंशन है, ये पहला एक्सपेंशन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का, और जो ये सेकंड एक्सपेंशन है वो है एक्स एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई का, ठीक है। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट्स को सम ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उस डिटर्मिनेंट को आप सम ऑफ टू और मोर देन टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। क्या करना होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको यूज करके आप एक डिटर्मिनेंट बना लो, और एक सेकंड एलिमेंट को यूज करके डिटर्मिनेंट बना लो। ओके, अब मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। एग्जांपल, ठीक है, इवेल्युएट डेल्टा इक्वल्स टू 1 3 1 2 1 2 1 plus 5 2 plus 3 5 4 plus 1 5। आपको इसे इवेल्युएट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसे मैंने कुछ खास तरीके से बनाया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, जिससे कि हम प्रॉपर्टी 5 का यूज इसमें कर सकें। अगर आप ध्यान से देखो R1 के एलिमेंट को, तो ये क्या है, तो ये 1 प्लस 2 इंटू 2 है, मतलब मैंने R2 के एलिमेंट को लिख दिया और प्लस 2 टाइम्स R3 के एलिमेंट को लिख दिया। फिर अगर आप इस 5 को देखो तो क्या है, ये 3 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि R2 के एलिमेंट को लिख दिया, फिर ट्वाइस ऑफ R3 का एलिमेंट, और जो थर्ड है वो है 1 प्लस 2 इंटू 2, अगेन सेम सिनेरियो, R2 के एलिमेंट को लिख दिया, फिर ट्वाइस ऑफ R3 का एलिमेंट है, ठीक है। यहां पर 1 3 1 है, 2 1 2 है। ओके, अब देखो यहां पर ये सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, ये भी सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, ये भी सम ऑफ टू एलिमेंट्स है ना। तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं 1 3 1। सबसे मैंने क्या किया, पहले एलिमेंट्स को यूज किया है, पहले एलिमेंट्स को यूज किया है 1 3 1 2 1 2, प्लस अब मैं दूसरे एलिमेंट्स को यूज करूंगा 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 2, देन 1 3 1 2 1 2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर R1 और R2 क्या है, सेम है। अगर R1 और R2 इक्वल है तो क्या मैं बोल सकता हूं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। और यहाँ पर R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, क्यों, क्योंकि R3 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको R1 मिलेगा, देख लो 2 इंटू 2, अगर यहाँ पे 2 था तो आपने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 था इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया R1 से, 2 1 2 1 3 1 2 1 2, इसमें R1 R3 इक्वल है, इसी वजह से 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर, नोट इट डाउन। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट होगा प्रॉपर्टीज में, बट मैंने जैसा कि आपको बताया एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और भी है। प्रॉपर्टी 6 P6, ठीक है। सो P6 में क्या है, P6 में इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट is added to some scalar times
corresponding elements of other row or column, then the value of determinant remains unchanged. पता है मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पहले इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट is added to some scalar times corresponding elements of any other row or column, then value of determinant remains same. ठीक है, ये एक्चुअली इस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है. R1 अगर हमने Ri को चेंज कर दिया है Ri प्लस सम k टाइम्स Rj या फिर Ci चेंजेस टू Ci प्लस k टाइम्स Cj. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H एंड I. ठीक है, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है. इसका वैल्यू क्या होगा अगर हम R1 के अबाउट एक्सपैंड करें तो A टाइम्स E F G I सॉरी E F H I माइनस B टाइम्स df gi प्लस c टाइम्स de gh. ये इसका वैल्यू है. ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले, ईच एलिमेंट ऑफ R1 को ट्वाइस ऑफ R2 के साथ ऐड करते हैं. ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस टू R2. इसका मतलब क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ R1 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R2 और ट्वाइस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ R2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर A था तो यहां पर A प्लस 2D बन जाएगा. यहां पर B था तो ये B प्लस 2E आ जाएगा और यहां पर C था तो C प्लस 2F हो जाएगा. DEF एज इट इज रहेगा और GHI भी एज इट इज रहेगा. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सपैंड करते हैं. ठीक है, एक्सपैंड किसी के भी अबाउट कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर देन टू डिटर्मिनेंट्स. तो हम इसे टू डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो टू एलिमेंट्स का सम है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे A, यहां पर लिख देता हूं DEF, सेकेंड रो के एलिमेंट्स. थर्ड रो के एलिमेंट्स भी हमने लिख लिए. ठीक है, यहां पर क्या है 2D, यहां पर क्या है 2E, यहां पर क्या है 2F जो कि सेकेंड एलिमेंट है. पहले फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं. नहीं, ठीक है, मेरा ध्यान सेकेंड एलिमेंट पे था. ठीक है, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, अगर आप उसे भी लिख देते पहले तो A B C. सेकेंड एलिमेंट क्या है 2D 2E 2F DEF GHI. ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को देखो, क्या ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है जो पहले था, राइट? तो हमने क्या देखा कि जो नया डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ था डेल्टा 1, इसका जो पहला पार्ट है ये तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ही है प्लस. अब आप ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे R2 और R1 प्रोपोर्शनल है? क्या R2 का ट्वाइस है R1? अगर R2 का ट्वाइस है R1 यानी हेंस क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा. ओके, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो फाइनली हमें क्या मिला, डेल्टा, दैट इज ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. हेंस हमने जब इस ऑपरेशन को लगाया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई. तो आप इस ऑपरेशन को फ्रीली कहीं पर भी यूज कर सकते हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज
नहीं होती है, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, इसी ऑपरेशन का पार्ट है, कई सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। आप दो रो के एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, k की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई है ना, यहाँ पर k होता है लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आप सिंपली R2 लिख सकते हो। इसी ऑपरेशन का पार्ट ये भी है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी ऑपरेशन का पार्ट ये भी है, R1 प्लस 2R1 माइनस 3R3, ठीक है। ये सारे सेम ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दो रो के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो, यहाँ पर हमने तीन रो के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर जो स्केलर है k, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 2 रखा था, यहाँ पर हमने 1 रखा हुआ है, यहाँ पर भी हमने 1 और 1 रखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 3 रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस भी होते हैं जो कि हम डिटरमिनेंट में यूज करेंगे और वो इसी कैटेगरी में आता है, ओके। मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नोट इट डाउन। सो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इवेल्युएट डेल्टा इक्वल्स टू x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4, x using properties of determinant, ठीक है। सोल्यूशन, तो अगर इस तरह का कुछ आपको नजर आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके अगर आपको इसे इवेल्युएट करना है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है कि आप कोशिश करो कि किसी भी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स सेम हो जाए, और फिर हम क्या करेंगे, उस रो से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉमन निकाल लेंगे ताकि 1 1 1 आ जाए। आपका मेन फोकस होता है 1 1 1 ऑब्टेन करने पे। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में 1 1 1 आना चाहिए, 1 1 1 किसी भी रो में आ जाए। फर्स्ट रो हो सकता है, या फिर सेकेंड रो में 1 1 1 आ जाए, या फिर थर्ड रो में 1 1 1 आ जाए, या फिर फर्स्ट कॉलम में 1 1 आ जाए, या तो सेकेंड कॉलम या तो थर्ड कॉलम में, किसी भी तरीके से आपको 1 1 1 लाना है। उसका एक तरीका यह है कि किसी भी रो या फिर कॉलम में आइडेंटिकल सेम एलिमेंट्स लेकर आ जाओ आप। जैसे अगर यहाँ पर अगर x होता, यहाँ पर भी अगर x होता, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं x को कॉमन निकाल देता यहाँ से। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर x नहीं है, तो अब हम कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। डेल्टा इक्वल्स टू x प्लस 4, x x x x प्लस 4, x x x x प्लस 4, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। R1 देखो एरो है ना, इस तरीके से अगर आप R1 को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले R1 लिखो, प्लस R2 कर रहे हैं हम, प्लस R3 कर रहे हैं। R1 के एलिमेंट्स में R2 और R3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके का होगा। R1 का जो एलिमेंट है x प्लस 4 था पहले, अब ये दोनों एलिमेंट्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4। यहाँ पर x था तो x प्लस x, 2x प्लस x, 3x प्लस 4, x प्लस x, 2x प्लस x, 3x प्लस 4। R2 एंड R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 एज इट इज रहेगा और R3 भी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि हमने चेंज R1 को किया हुआ है। अब देखो सभी में मुझे 3x प्लस 4 नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं 3x प्लस 4 को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। 3x प्लस 4 को अगर हम यहां से कॉमन निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है 1 1 1 यहाँ पर बच जाता है, यहाँ पर x, यहाँ पर x प्लस 4, यहाँ पर x x x x प्लस 4। तो पहला काम तो हो गया, हमने किसी भी एक पर्टिकुलर रो में सेम एलिमेंट्स बना दिए, फिर हमने वहां से उसे कॉमन निकाल दिया तो 1 1 1 मिल गया, पहला काम हो चुका। जो दूसरा स्टेप होता है कि जैसे ही आपको 3 1 मिल जाए, 3 1s आपको जैसे ही मिल जाता है, आप 2 जीरोस बनाओ, उसी पर्टिकुलर रो में आपको 2 जीरोस बनाने हैं।
तो यहाँ पर हम दो जीरोस बनाएंगे, यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है। आपको कोई भी दो एलिमेंट को जीरो करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 कर लेते हैं। अगर हम C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C1 से, तो क्या होगा? C2 का एलिमेंट ये है ना, कॉलम 2 का एलिमेंट ये, तो 1 से 1 माइनस हो गया, 0 आ गया। x से x माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस कॉलम में क्या आ जाता है? 0। ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि इसी में दो जीरोस आए, अगर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज किसी और कॉलम में भी अगर दो जीरोस आ जाता है या फिर किसी और रो में भी अगर दो जीरोस आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी भी तरीके से किसी भी रो में या फिर कॉलम में दो जीरोस चाहिए ताकि हम इसको आसानी से एक्सपैंड कर सकें। हमें यहाँ पर कॉलम 2 में दो जीरोस मिल रहा है। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, तो अब इस ऑपरेशन को लगा देते हैं। 3x प्लस 4 टाइम्स पहले कॉलम को कुछ नहीं होगा, ना ही आखिरी कॉलम को कुछ होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे तो चेंज किया ही नहीं है, हमने सिर्फ कॉलम 2 को चेंज किया और इसी में चेंज आने वाला है। सो 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस x 4, x माइनस x 0। आप देख सकते हो कॉलम 2 में दो जीरोस है, तो हम कॉलम 2 के अबाउट एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंडिंग अबाउट C2। अब हमारे पास डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है देखते हैं। 3x प्लस 4 तो पहले से था ही, कॉमन ले रखा है हमने। ठीक है। सेकेंड रो, पहले मैं 4 लिख देता हूं, 4 टाइम्स सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया हमने। 1 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 माइनस x इंटू 1 x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 16 टाइम्स 3x प्लस 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल करते हैं। इवैल्यूएट a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a, 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b, यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। ध्यान दो, क्या होगा, यहां पर भी आपको वही सारे स्टेप्स लेने। सबसे पहले तो देख लो, कहीं पर तो जीरो है नहीं, दो जीरोस होते तो मैं डायरेक्ट एक्सपैंड कर देता। 3 1 होता तो मैं उसमें से 2 1 को 0 बना देता और एक्सपैंड कर देता। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज नजर आ रहा है कि मैं अगर R1 चेंजेस टू, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू C 2a 2a, ठीक है, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सेम ऑपरेशन है। ठीक है, इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर माइनस बी है, माइनस बी में अगर 2b अगर ऐड हो जाता है तो प्लस बी हो जाता है, माइनस सी में अगर 2c ऐड हो जाता है तो प्लस सी हो जाता है, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पे 2a है, 2a में अगर हम इसे ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा, एंड a प्लस b आ जाएगा, ये माइनस सी है, ये भी ऐड होगा, 2c भी अगर हम उसमें ऐड कर दें, सभी को अगर हम ऐड कर दें तो हम यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, और उसी तरीके से इन सबको ऐड करके भी हमें a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इसकी जगह पे C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा सकते थे, क्योंकि आप कॉलम वाइज भी अगर ऐड करो तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। और यही नहीं, आप
C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1 प्लस C3 भी लगा सकते थे, ठीक है। अगर आप कॉलम 2 को भी चेंज करते हो इसी तरीके से, तो यहां पर भी A प्लस B प्लस C आ रहा है, तो आप यूज तो कोई भी तरीका कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रो में ज्यादा कंफर्टेबल हूं तो मैं रो यूज करता हूं, ठीक है। तो मैंने रो ऑपरेशन यूज किया। अब जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म आएगा इसका, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी होगा R1 में, R2 में भी R1 के सेकेंड एलिमेंट में भी A प्लस बी प्लस सी, और थर्ड एलिमेंट में भी A प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज हम इसे कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम एज इट इज इसे कॉपी कर देते हैं, क्योंकि R2 एंड R3 चेंज नहीं होगा। अगर कॉमन आ रहा है तो निकाल लेते हैं, तो कॉमन आ गया A प्लस बी प्लस सी R1 से, ये लिखा करो आप यहाँ पर, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, ओके। सो यहां पर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी टाइम्स 1 1 1 2B B माइनस सी माइनस A 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B, ओके। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 2 जीरोस बनाना। अब देखते हैं, देखो यहां पर भी कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं, 2 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप इन दोनों कॉलम्स को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 3 को, तब भी यहाँ पर 2 जीरोस आ रहा है। 1 से 1 जीरो हो जाएगा, 2B से 2B कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, ओके। सो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, कॉलम 1 चेंज हो रहा है तो कॉलम 2 को कुछ नहीं होगा, और कॉलम 3 को भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। कॉलम 1 में आ जाएगा 0 0 2 C, क्लियर, ओके। अब सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया, ठीक है। 1 से 1 गया 0, 2C से 2C माइनस होगा 0, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आएगा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या हो रहा है ध्यान देना, यहां पर 2B था, माइनस कर दिया हमने B माइनस सी माइनस A को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2B माइनस बी प्लस सी प्लस A, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो B प्लस सी प्लस A आ रहा है, राइट, यानी कि A प्लस बी प्लस सी आ रहा है, राइट, सॉरी A प्लस बी प्लस सी आ रहा है यहाँ पर। अब इतना करने के बाद एक बार एक्सपैंड करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या कहीं से। हम देख सकते हैं कॉलम 1 में A प्लस बी प्लस सी है, बोलो सर कहाँ है, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी है, 0 के साथ कुछ नहीं है तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी 0 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, तो इस कॉलम से मैं A प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेता हूं। सो क्या हो जाएगा, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। सो अब हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर टाइम्स 0 1 0 1 1 B माइनस सी माइनस A 2C 2B C माइनस A माइनस B, जितना ज्यादा प्रॉपर्टी आप यूज कर सको करो, ठीक है। वैसे तो अब हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, 2 जीरोस हमारे पास आ चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे मन कर रहा है कि चेक कर लेते हैं कुछ और भी कॉमन अगर हम निकाल पाए तो, कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, ठीक है। तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि अगर मैं कॉलम 3 से इसे अगर माइनस कर दूं कॉलम 2 को, अगर मैं कॉलम 3 से अगर मैं कॉलम 2 को माइनस कर देता हूं, यानी कि अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, तो होगा क्या, 1 माइनस 1 0, और वही प्रोसीजर फिर से 2B माइनस दिस, फिर मुझे यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी जैसा कुछ मिलेगा, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी जैसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ये स्ट्रांग हो जाएगा, आप वो चीज विजुअलाइज कर पाओगे धीरे धीरे, ठीक है। सो एक बार मैं ये ऑपरेशन लगा सकता हूँ,
आपको नहीं लगाने मत लगाओ, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो क्योंकि 2 जीरोस तो बन ही चुके, ठीक है। लेकिन मैं अब लगाता हूँ इस प्रोसेस, इस स्टेप को, इस ऑपरेशन को मैं लगाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम सिंस कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 भी एज इट इज रहेगा और कॉलम 3 चेंज होगा, ठीक है। कॉलम 3 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो हो गया 0। 2b से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ऑब्टेन होगा, और इससे अगर आप 2c को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, c माइनस a माइनस b से आपने माइनस कर दिया 2c, ठीक है। 2c माइनस में है और ये प्लस में है तो ये माइनस सी हो गया, माइनस a माइनस b, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जैसा कुछ आ रहा है, राइट, ठीक है। रब कर दिया इसे हमने। so, अब फ्रॉम R1, ठीक है। अब ध्यान देना इस पर्टिकुलर कॉलम में, थर्ड कॉलम में, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है और 0 में तो होता ही है वो, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C3 क्या हो जाएगा, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा 0 1 0 1 b माइनस सी माइनस a 1 0 2c माइनस 1, ये आ जाता है हमारे पास, राइट। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, R1 के अबाउट एक्सपेंड कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट, अब ऑब्वियसली देखो 0 के अबाउट तो करना नहीं है, इस 0 के अबाउट भी करना नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम 1 के अबाउट कर रहे हैं, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 इंटू, सॉरी एक मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पर, इस प्लेस पे माइनस 1 के साथ स्टार्ट होगा ये, ठीक है। देन माइनस 1 माइनस 0 यानी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ रहा है, क्लियर, बिकॉज माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाता है। ये आ गया हमारा आंसर, नोट कर लो आप, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। टोटल 4 टाइप्स में मैंने कैटेगराइज किया है प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट को। अगर आप इस 4 टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आई गारंटीड कि आपको डिटर्मिनेंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, डिटर्मिनेंट सॉल्विंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैंने उसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज है टोटल, उनको आपको समझ लेना है अच्छे से, जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड वो मैं कवर करूंगा, ओके।